हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक लिया इंग्लिश का। जो छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्पीच राइटिंग का एक टॉपिक आता है, कंपोजिशन के अंतर्गत आता है। और ये सीबीएसई में 10 नंबर का आता है और आरबीएसई में 7 नंबर का टॉपिक आता है। तो स्पीच राइटिंग पर बहुत सारे टॉपिक हैं। स्पीच का मतलब आपको किसी स्टेज पे खड़े होकर बोलना, स्पीच देना, भाषण देना होता है। अब वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो हमारी कोई सोशल समस्या हो सकती है या नेशनल इंटरनेशनल या कुछ और जो भी अपने सराउंडिंग की जो ऐसी घटनाएं या उनसे रिलेटेड या जो भी ट्रेंडिंग चल रहे हैं उन पर स्पीच हो सकती है। बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। आप उतने टॉपिक याद नहीं कर सकते, आप याद नहीं कर सकते, आप उनको रट नहीं सकते, आपको रटना भी नहीं चाहिए। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको स्पीच राइटिंग आज पढ़ाऊंगा, उसमें आपको डेवलप करना सिखाऊंगा। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो एक बार, तो आपको आसानी से स्पीच राइटिंग लिखना आ जाएगा, बल्कि आर्टिकल लिखना भी आ जाएगा। एक बात। अगली बात यह कि यदि आप स्पीच राइटिंग में के जिस तरह से हम वो डेवलप करना सीखेंगे, उसका जो मार्किंग सिस्टम है, उसका लिखने का तरीका क्या है, उन चीजों को अगर फॉलो करते हो और पहली बार पढ़ने के बाद में यदि आपके 10% समझ में आता है, ओनली 10%, यानी मैंने इस यहां आज बड़ा हार्ड टॉपिक लिया है। हालांकि शुरुआत में लेना चाहिए आसान टॉपिक, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि बार बार स्पीच राइटिंग पे वीडियो थोड़ी बनाया जाएगा। एक पहले इजी पे बनाए, फिर हार्ड पे बनाए। मैं सिर्फ 2 वीडियोस बनाऊंगा इसमें, एक आज और एक नेक्स्ट वीडियो। आज ही मैंने हार्ड टॉपिक लिया है। उस हार्ड टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप दोबारा लिखने की कोशिश करना। यदि आप उसमें से 10% लिख पाते हो तो आप आश्वस्त हो जाना कि आप किसी भी टॉपिक पे आसानी से स्पीच राइटिंग लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीच राइटिंग में क्या होता है? स्पीच राइटिंग में सीबीएसई में आता है 10 नंबर का, आरबीएसई में आता है 7 नंबर का टॉपिक। किस किस तरह से इसका मार्किंग सिस्टम होता है, तो इसका मार्किंग सिस्टम में यहां से शुरू कर देता हूं। पहली चीज है फॉर्मेट। फॉर्मेट इसमें 1 नंबर का होगा, चाहे वो 10 नंबर का हो चाहे 7 नंबर का हो। सीबीएसई में ऐसे होता है। इसका क्या फॉर्मेट? अब आप कहोगे सर इसमें फॉर्मेट कहां से आ गया? फॉर्मेट होता है इसमें। उसके बाद में आपको उस पे आपका ओपनिंग करना है, जिसको आप सैल्यूटेशन करते हो या शुरुआत जिसको बोलते हो, उसको अपन कहते हैं ओपनिंग लाइंस। ओपनिंग लाइंस होती है जिसमें आप एड्रेस करते हो। उस एड्रेस की जो लाइन है वो आपकी चेंज है। यहां पे इसके अंदर 1 नंबर की है, सीबीएसई में 1.5 नंबर की है। उसके बाद तुम्हें आपका आएगा कंटेंट। कंटेंट आपका 4 नंबर का आएगा। आप इसको चलो जारी कर देते हैं। और उसके बाद में जो कंक्लूजन है, उससे पहले जो 2 चीजें आएंगी, ग्रामर है, एक्यूरेसी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वोकैबुलरी है, यानी आपका वोकैब है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसके अलावा आपका कोहेरेंस एंड रेलेवेंस। ये चीजें ये आपकी करीब 3.5 नंबर की हो जाएंगी अगर 10 नंबर का होगा। यानी रेलेवेंस में लिखा है कि नहीं लिखा है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले बात तो आप फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। ओपनिंग लाइन बताइए जिससे एड्रेस करते हैं कि आई एम सो एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय आइडियाज ऑन द टॉपिक। और जो भी पब्लिक है आपके सामने उसको एड्रेस करते हुए आप बोलेंगे। देन कंटेंट जो है आपका, उस कंटेंट को आप पर लिखेंगे। पर कंटेंट को लिखते समय ग्रामर, एक्यूरेसी, वोकैब्स का आप भी ध्यान रखेंगे। अब रही बात, हम तो आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो थोड़ा सा टफ और आज की डेट में रेलेवेंट भी है। आज की डेट में जैसे आप कोई भी अखबार पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीज ड्रग अब्यूज के बारे में जरूर मिलेगा। क्योंकि आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि ड्रग अब्यूज की समस्या पता ही नहीं है कि कितनी भयंकर रूप से फैली हुई है।
आप सोच नहीं सकते वो लोग ड्रग के एडिक्ट हैं, और वो चीजें, वो ड्रग एडिक्शन है वो बच्चों में भी आ रहा है, तो देश और विश्व का भविष्य क्या होगा। इस बात से रिलेटेड एक बात। दूसरी बात, एग्जामिनेशन में वही टॉपिक आता है जो कंटेम्परेरी चल रहा होता है, तो ये एक बर्निंग पॉइंट है। तो बर्निंग जो है टॉपिक, उसके आधार पर हम इसको लिख लेते हैं कि ड्रग अब्यूज among the students, among स्टूडेंट्स करो या यंग करो, यंगर्स करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट द हेडिंग। हेडिंग आप लिख देंगे। अब ये टॉपिक तो मैंने दे दिया, ठीक है ना, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको ये नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, सर थोड़ी पकड़ लोगे कि अब क्या करें, हमने तो ये पढ़ा था, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो एग्जामिनेशन में टॉपिक आता है, हम उस टॉपिक का एनालिसिस करेंगे बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो वो वैल्यू पॉइंट्स है हम इधर लिखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि अपने को ज्यादा जगह मिल जाए, स्पेस, इसलिए इस चीज को मैं मिटा देता हूं और यहां पर हम इसके वैल्यू पॉइंट लिखेंगे। वैल्यू पॉइंट क्या हो सकते हैं किसी भी टॉपिक को, सबसे पहले उसकी नेचर बताइए। जैसे मान लीजिए हमने तो ये ले लिया ड्रग अब्यूज अमंग स्टूडेंट्स, मान लीजिए फीमेल फिटिसाइड है, तो आप क्या करोगे, आप यहां बताओगे उसके बारे में कि वो है चीज क्या, व्हाट, वो है क्या, क्या चीज है। फीमेल फिटिसाइड क्या है, तो फीमेल फिटिसाइड होता तो आप यहां लिखोगे एडिंग लिखने बाद में किलिंग ऑफ ए गर्ल चाइल्ड इन वूम बाय हर पेरेंट्स, हो गया, ये चीज है ना ये। अब मान लीजिए ड्रग अब्यूज है, तो ड्रग अब्यूज क्या है, क्या है ड्रग अब्यूज, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर और कोई टॉपिक है तो उस पहले जो स्टेटमेंट आप दोगे उसमें आपको ये बताना पड़ेगा। एक बात जरूर बता दो, ये बताने से पहले हमें यहां पर आपको जो एड्रेसिंग करते हो आप मतलब अपने आप को प्रस्तुत करते हो, वो जो चीज है उसके बाद की बात है, ठीक है। तो ड्रग अब्यूज के जो क्या है प्रकृति, इसके बारे में क्या है, तो ड्रग आपको पता है मेनली किस लिए यूज की जाती थी, इट इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस। सेंटेंस ये बनेगा कि ये काफी दिनों से मेडिकल पर्पस के लिए काम में ली जाती हैं, कई सालों से हम काम में ले रहे हैं। तो अब इसका जो एक वैल्यू पॉइंट बनाएंगे, तो यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस, आपको दिखाई नहीं देगा पर बाद में सेंटेंस बन जाएगा, कोई बात नहीं। अब हो गया। दूसरी बात यह है कि पहले शुरू किस लिए की गई थी, मेडिकल पर्पस के लिए, लेकिन आज ये वैश्विक समस्या बन गई है। नशाखोरी, विद्यार्थियों में नशाखोरी किया करते, नशा भी छोटा नहीं, ड्रग्स का एडिक्ट हो जाना, उसकी लत लग जाना, ये है। तो उसके बाद में ये कोज बन गया, कोज्ड वर्ल्ड वाइड कोज्ड वर्ल्ड वाइड, हो गया। अब ये तो आपने उसकी नेचर बता देंगे, 2 पॉइंट आपके पास होंगे तो आप 1-2 और मिला के बता देंगे किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा, हम आपको बताएंगे। ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, ये नोट मेकिंग है, ये आपके वैल्यू पॉइंट्स है, ये आपकी मदद करेंगे बताने में। अब बात ये है कि WHO है वो क्या कहता है इनके बारे में, तो WHO है वो अपने आंकड़े जो देता है वो बड़े चौंकाने वाले हैं, बड़े अलार्मिंग आंकड़े हैं। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि लगभग 7 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, वो ये कह रहा है कि 7 मिलियन पीपल वो तो क्या लेते हैं, हेरोइन का यूज करते हैं, ठीक है। 4.8 मिलियन पीपल है वो कोकीन लेते हैं, और 3.4 पीपल हैं वो अदर नारकोटिक्स का प्रयोग करते हैं। ये स्थिति है वर्ल्ड की। तो यहां पर ये आंकड़े आपको जरूरी पता ना हो
तो भी आप इसको यहां ऐसे मान लीजिए डिटेल, एक मैंने आपको यहां इसलिए लिख दिया कि पहले एक क्वेश्चन आया था इसका ऐसे, और वो आंकड़े लिखे हुए थे उसमें कि इस तरह की प्रॉब्लम डब्ल्यूएचओ ने बताई है। डब्ल्यूएचओ ने अपना जो क्या बोलते हैं कंडक्ट किया था, सर्वे किया था, उसमें ऐसा है। अब तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहां हो गया इंटरनेशनल प्रॉब्लम हुई ना। अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम से आपको सेंटेंस बनाना है कि अब ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है, तो नाउ इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद में इंडिया की भी अलार्मिंग स्थिति है। इंडिया में कहते हैं कि 88% पीपल, जो लोग हेरोइन का प्रयोग करते हैं, 88% जो एडिक्ट है ऑफ हेरोइन आर इन द ग्रुप ऑफ 14 to 25। वो कौन से ग्रुप के हैं? 14 से 25 साल की उम्र के बीच में है। जितने भी हेरोइन ले रहे हैं ना, उनमें से ये इस उम्र के लोग इतने, तो होगी ना अलार्मिंग सिचुएशन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये आपको ये बताएगा कि भाई अब ये चीज यहां हो गई, ये सिचुएशन हो गई, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके रीजन क्या हो सकते हैं। तो आप यहां इसके जो वैल्यू पॉइंट में बनाओगे कॉजेस, रीजन, कारण। एक तो होता है पीयर प्रेशर, जिस हर समस्या में आएगी ये चीज आपको, पीयर प्रेशर, ठीक है। दूसरा रीजन क्या बताओगे? बैड कंपनी या कंपनी, संगत जिसको कहते हो आप, वो बड़ा असरकारक होती है इसकी। अगला है स्ट्रेंड रिलेशंस ऑफ पेरेंट्स, स्ट्रेंड रिलेशंस ऑफ पेरेंट्स, कारण हो गया। अगला, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर प्लेजर, शुरुआत में फॉर प्लेजर के लिए काम में लेना शुरू करते हैं, उसके बाद में डिजायर टू एक्सपीरियंस, अनुभव लेके देखें कैसा लग रहा है इस तरह से, ठीक है। और एक जो बड़ा कारण है इसका, वो है सॉल्यूशन ऑफ डिस्कंफर्ट। ऐसा है नहीं, फील थिंक ऐसा करते हैं, इसको लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है ऑफ डिस्कंफर्ट, यानी ऐसा मानते हैं आप, इसको ऐसा करते हो कि फील करते हैं ऐसा कि ये डिस्कंफर्ट का सॉल्यूशन है। अब ये इतनी चीजें होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या होंगे? परिणाम इसके ये होंगे कि धीरे धीरे जो एडिक्ट होता है, एब्यूज होता है, वो डेवलप कर लेता है एक मेंटल डिवेस्टेटिंग प्रॉब्लम, या ऐसा मान लीजिए कि अपने अंदर वो ये उसमें डेवलप हो जाता है, उसको काम में लेना, जो ड्रग का एडिक्ट हो जाना, यानी ऐसे लिखो ना, बिकम्स एडिक्ट, एडिक्ट बन जाते हैं इसके, और डेवलप्स मेंटल डिपेंडेंस, और डेवलप कर लेते हैं मेंटल डिपेंडेंस, यानी आधारित हो जाते हैं, मानसिक रूप से उस पर आधारित हो जाते हैं। अब और क्या करता है, अफेक्ट्स होती है उनका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ। अफेक्ट्स यहां लिखो मेंटल, फिजिकल,
स्पिरिचुअल हेल्थ, और ये सारी चीजें बिकम्स वीक। आपको क्या देखिए क्या करना है, क्या है WHO क्या कहता है, इंडिया की क्या स्थिति है, कारण क्या है, और ये है इसके परिणाम, रिजल्ट। कोई भी आप स्पीच लिखोगे उसका क्या है, उसके कारण क्या है, उसका निदान क्या है, रिमेडीज क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो यहां पर अब जो कारण हो गया तो आपको यहां एक सॉल्यूशन भी लिखना पड़ेगा, और सॉल्यूशन के अंदर आपको मैं फिक्स बता देता हूं। यहां मॉडल शुड का प्रयोग करना है और 3 चीजों को करना है। किसको करना है, पहले तो जैसे कोई भी समस्या हो जाए उसके खिलाफ अपने ऑल आउट वॉर करना है। नीड्स इट डिमांड्स ऑल आउट वॉर अगेंस्ट। अब मान लीजिए ये समस्या न हो कि सेक्स रेशो, लिंगानुपात की प्रॉब्लम है, या फीमेल फिटिसाइड है, या कुछ और कोई समस्या है, पोल्यूशन की है, तो इट रिक्वायर्स ऑल आउट वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन, इट रिक्वायर्स ऑल आउट वॉर अगेंस्ट करप्शन, इट रिक्वायर ऑल आउट वॉर अगेंस्ट फीमेल फिटिसाइड। जो भी समस्या है राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल, जो भी है उसके खिलाफ हम ये चीज, ये परमानेंट लाइन है आपकी ये। उसके बाद में यहां आप परमानेंटली करोगे, गवर्नमेंट शुड अमेंड इफेक्टिव रूल। गवर्नमेंट, सरकार को इफेक्टिव रूल बनाने होंगे, एंड फिर मॉनिटर वेल, प्रभावी कानून बनाओ उसके खिलाफ। और ये तो हो गया सरकार का काम। आप किसी भी, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, आप कोई भी स्पीच लिख रहे हो, ये चीज परमानेंट है, ये सब में लिखनी है आपको, सब में आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, हमें जागरूकता फैलानी चाहिए इसके खिलाफ। तो क्या होगा, स्प्रीड अवेयरनेस। अब जो भी समस्या है ये नहीं, अगर और कोई चीज टॉपिक है तो उसके खिलाफ या उसके पक्ष में अवेयरनेस को स्प्रेड करना होगा। और पीपल या लोगों को सबके साथ शुद्ध का प्रयोग किया जाएगा, ये हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये तो हमारे वैल्यू पॉइंट हो गए, ठीक है। अब इन वैल्यू पॉइंट से आधार पर हम यहां इधर लिखेंगे। आप कहोगे सर ये इतने जरूरी नहीं है कि आपको सब सारे वैल्यू पॉइंट आ ही जाए, ना भी आए तो भी आपको नए टॉपिक में ये ना हो तो वो चीज क्या है, उसके कारण क्या है। देखिए एक चीज क्या है, उसके कारण क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, और जो सॉल्यूशन है वो परमानेंट है, उसका सॉल्यूशन, उसका निदान है वो परमानेंट है, ठीक है ना। आपको उस सॉल्यूशन को परमानेंटली ऐसा करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना एड्रेसिंग। एड्रेसिंग के अंदर आप क्या करोगे, जैसे चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेबल टीचर्स, जो भी है। उससे पहले मैं इसमें थोड़ी इंक डाल लेता हूं क्योंकि इंक थोड़ी कम है इसमें। अब कोई भी स्पीच हो उसके अंदर 2 चीजें तो आपकी परमानेंट हो गई, यानी ये सॉल्यूशन और जो ऊपर वाला जो अपन एड्रेसिंग करेंगे ना वो। अब हो सकता है कि मेरा ये हेडिंग बीच में नहीं आई क्योंकि इसको इधर से करना है, उसके आधार पर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ऑनरेबल चीफ गेस्ट हो गया। रेस्पेक्टेबल टीचर्स, रेस्पेक्टेड नहीं लिखोगे आप, रेस्पेक्टेबल टीचर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिसेप्टर लाइक टीचर्स, गुरुतुल्य, ठीक है। देन मीडिया पर्सन्स, क्यूरियस स्टूडेंट्स,
एंड जेंटलमैन, एंड जेंटलमैन। अब और भी अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद में आप लिखोगे, बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के। जैसे एक तो होता है डिबेट कंपटीशन, आपको फेवर में बोलना है, आपको अगेंस्ट बोलना है। एक तो ये चीज होगी ना। दूसरी चीज क्या होगी? स्पीच, जिसमें सीधा ही ऑन बोलना है। तो यहां 3 प्रैक्टिसन आप काम में लोगे। अगर आपको किसी टॉपिक पे बोलना है तो आप कहोगे ऑन, अगर आपको पक्ष में बोलना है तो इन फेवर ऑफ, और अगर आपको उस टॉपिक के विपक्ष में बोलना है तो आप बोलोगे अगेंस्ट। ये 3 चीज भी आपको काम में लेनी। जेंटलमैन, एज यू नो दैट टुडे वी आर गोइंग, आई एम गोइंग, या आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। तो एज यू नो, एज यू नो दैट टुडे। अब अगर कोई ओकेजन है, किसी अवसर पर आप कर रहे हो तो बात ऑन अकाउंट ऑफ लिख दोगे, या अदरवाइज टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज। अब देखो, माई व्यूज ऑन एंड अगेंस्ट या इन फेवर ऑफ करोगे। आप ऑन भी कर सकते हो, इन फेवर ऑफ करोगे या अगेंस्ट करोगे। तो माई व्यूज, अगर आप सिर्फ इस पे लिख रहे हो तो ऑन, एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन ड्रग अब्यूज अमंग स्टूडेंट्स, इसको इन्वर्टेड कॉमा में करोगे, ड्रग अब्यूज अमंग स्टूडेंट्स। एंड इसके बाद में आप इट्स माई प्राउड प्रिविलेज, ऐसा भी आप बोल सकते हो। इट्स माई, इट्स करोगे माई प्राउड प्रिविलेज टू हैव एन अपॉर्चुनिटी। ये यहां ऐसे भी, यहां इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स माई प्राउड प्रिविलेज टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन दिस occasion, on this occasion। ये हो गया ओकेजन। कोई है आपके पास तो ओकेजन का नाम लिख दो। अब एक बात देखिए, 1 2 3 4 5 फिक्स है लाइन, कोई भी स्पीच आ जाए आप ये चीज लिख देना। यहां पर आपको नाम बदलना पड़ेगा, ड्रग अब्यूज अमंग स्टूडेंट्स की जगह जो आपके पेपर में आया ना उसको लिख देना बस। बाकी सारा का सारा वैसा का वैसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। कितने शब्द हो गए लगभग, आप देख लेना, काउंट कर लेना, मेरे को समय लगेगा। अब हम लिखेंगे ड्रग्स के बारे में। यहां वैल्यू पॉइंटर पहला है यूज फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है ना। तो ड्रग्स हैव बीन यूज्ड, तो यहां से लिखो ड्रग्स हैव बीन यूज्ड। यहां पर हैव बीन के साथ यूज्ड इसलिए देखोगे कि इसका यूज का आईएनजी फॉर्म नहीं होता, इसलिए है यूज्ड बाय मैनकाइंड। पहले वाले से सेंटेंस बना रहा हूं, बाय मैनकाइंड फॉर मेडिकल पर्पस। अब टाइम आगे लगा दो, सिंस एज इज
युगों से, ठीक है। अब दूसरी बात है, बट द अब्यूज ऑफ ड्रग हैज कॉज्ड वर्ल्ड वाइड कंसर्न। बट द अब्यूज ऑफ ड्रग्स हैज बिकम वर्ल्ड वाइड कंसर्न। थोड़ा सा आपको टिपिकल अगर ये सेंटेंस लगे तो यू कैन चेंज इट। आप इसको ऐसे बदल सकते हैं सेंटेंस को कि ड्रग्स हैव बीन यूज्ड बाय मैनकाइंड फॉर मेडिकल पर्पस सिंस एजेस एंड हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, हैज बिकम ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड। कुछ भी स्प्रेड ये मामले में सेंटेंस बना सकते हो, विश्व की समस्या बन गई। अब ये हो गए कॉज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होगी। अब आप यहां WHO ने जो आंकड़े दिए आपके पास है इसके, तो आप लिख लो कि WHO ने क्या आंकड़े दिए। तो WHO के अनुसार क्या सेंटेंस बनाओगे, अकॉर्डिंग टू द WHO सर्वे, या लिखो अकॉर्डिंग to the survey conducted by WHO को आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, WHO के अनुसार तीन चीजें, 7 मिलियन लोग तो हेरोइन का एडिक्ट है, 4.8 कोकेन का है, 3.4 अदर नारकोटिक्स का। एक सेंटेंस बना सकते हो, अलग अलग सेंटेंस भी बना सकते हो। तो 7 मिलियन पीपल, ये इसको मिटा देता हूं मैं, 7 मिलियन 7 लाख लोग। एक सेंटेंस बनाना है तो 7 मिलियन पीपल एडिक्ट्स हैं या अब्यूजर हैं, किस चीज के हैं, हेरोइन। 7 मिलियन पीपल हेरोइन अब्यूजर, हेरोइन एडिक्ट्स लिख सकते हो, अब्यूज लिख सकते हो, एडिक्ट्स। और 4.8 मिलियन। अब सीधे आप जरूरी नहीं, या तो पीपल करो, पीपल करके एडिक्ट्स करो, ये बदलोगे तो सेंटेंस ठीक नहीं रहेगा, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। बाकी बदल सकते हो, 4.8 मिलियन अब्यूज्ड आर ऑफ कोकीन, या फिर ऐसे करो 4.8 मिलियन पीपल एडिक्ट्स एंड 3.4 फॉर अब्यूजर्स। अब्यूजर्स मैंने बदल दिया, आप एडिक्ट्स भी कर सकते हो। अब्यूजर्स यूज अदर नारकोटिक्स को काम में लेते हैं, ठीक है। अब ये तो चीज आपने इसमें लिख दी कि आपको आंकड़ा क्वेश्चन में मिल गया था। तो अब ये समस्या ये हो गई, देखिए कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम होगी। अपन यहां आ गए ना, तो नाउ इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। सो या नाउ इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ओके, अब इंडिया की बात करेंगे ना, तो इंडिया में अलार्मिंग आंकड़े हैं। द सिचुएशन ऑफ इंडिया इज आल्सो अलार्मिंग। बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो आप। रिसेंट स्टडी इन इंडिया इज आल्सो अलार्मिंग। द डाटाज ऑफ रिलेटेड टू इंडिया इज आल्सो अलार्मिंग। अलार्मिंग डाटाज आर फाउंड इन इंडिया ऑल्सो। कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिखोगे द रिसेंट स्टडीज इन इंडिया, और यहां लिखना है कोई, यहां रिसेंट स्टडीज
in India is alarming, shocking, alarming that about 88% of heroin addicts, alarming that 88% of heroin addicts, देखिए 88 are in the group of 14 to 25। इससे बन गया ना। अब अपन को कारण बताने हैं द कॉजेज क्या है इसके कारण, द मेजर कॉजेज ऑफ। तो इसको यहां से शुरू करें, थोड़ा सा ये हल्का चलने लगा, मैं इसको इंक डाल लेता हूं एक बार। अब आप इसमें आसान बनाओगे तो आप सारे कारण एक सेंटेंस में लिख दो, ये कारण हो सकते हैं, क्योंकि द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिलीज हुज पेरेंट्स strained relations affect them very much or they become the victim of the drug abusers। या फिर आप एक ऐसा सेंटेंस बनाओ कि जिसमें सारे कारण एक ही सेंटेंस में आए। तो देयर आर मेनी कॉजेज, इस तरह से लिखो, देयर आर मेनी कॉजेज एज। अब कारण है इतने बता दो, लिख दो पीयर प्रेशर, कोमा लगाओ बैड कंपनी, कोमा लगाओ स्ट्रेन रिलेशन ऑफ पेरेंट्स, ऑफ पेरेंट्स। उसके बाद में हो गया फॉर प्लेजर, ये भी एक कारण होता है खुशी के लिए। उसके बाद में डिजायर टू एक्सपीरियंस, ये भी एक कारण हो गया। और एक कारण और है कि some people feel an easy solution of their discomfort। some people और एक जो मुख्य कारण है, people are unwilling to accept even minor discomfort। देखो पीपल आर अनविलिंग, लोग नहीं चाहते टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, इवन माइनर डिसकंफर्ट, एंड क्या करते हैं, यूज या लुकिंग टू ड्रग फॉर सॉल्यूशन, आर लुकिंग टू ड्रग सॉल्यूशन। आप इसको सॉल्यूशन को मैं दोबारा लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर ये बिकम्स वीक हो जाता है मेंटल, ये तो हो गया जहां हमने वो सॉल्यूशन में चीज इसमें बनाया नहीं था, क्योंकि लोग है ना अनविलिंग हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने इसको, और जल्दी से इसका सॉल्यूशन के चक्कर में ड्रग देना शुरू कर देते हैं। अब अगला उन पे असर क्या होता है, तो आप एक बार थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में मैं ऊपर से मिटा के और ऊपर से लिख देता हूं इसको।
मैं यहां से वापस इसको मिटा रहा हूं। और फिर उसके जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी सून, वेरी सून हमने लिखा था क्या यहां पे? डेवलप्स मेंटल डिपेंडेंस, डेवलप्स मेंटल डिपेंडेंस। तो उसको सेंटेंस को पहले जोड़ दो कुछ कि वेरी सून ही और सी जो भी है डेवलप्स मेंटल डिपेंडेंस टू ड्रग्स। ये हो गया। एंड ड्रग्स अफेक्ट मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ड्रग्स अफेक्ट हिज और हर मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, या हेल्थ भी कह सकते हो आप, स्पिरिचुअल हेल्थ या लाइफ भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है। एंड ही बिकम्स इल, बिकम्स वीक, कमजोर हो जाता है। हमने ये बनाया बिकम्स एडिक्ट, बिकम्स वीक। अब बात आ गई सॉल्यूशन की, क्या करना है हमें? तो द मैन जो उसका है, जिसको बोलते हो आप ग्रेविटी, द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन डिमांड्स, क्या क्या मांग करती? सब में लिखना है सेंटेंस, कुछ भी आ जाए, कोई भी टॉपिक आपका हो, आप इसमें लिखें द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन डिमांड्स ऑल आउट वॉर अगेंस्ट इट, यानी ऑल आउट वॉर अगेंस्ट। ठीक है, या नया टॉपिक शुरू कर दो, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन डिमांड्स ऑल आउट, हमने यहां लिखा था ऑल आउट वॉर अगेंस्ट, अगेंस्ट। अब जो भी समस्या है, ये नहीं अगर और भी आ गया तो आप इसको लिख दोगे, ठीक है, अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। एक बात तो ये लिखोगे। अब जो आगे की बातें लिखोगे ये परमानेंट है। मैंने ऊपर का बताया था 3-4 लाइन आपको परमानेंट। अब ये नीचे की जो लाइन आएगी, यहां से लेके कोई भी स्पीच आ जाए आपको ये लिखना ही है, ठीक है ना? तो ये इसके बाद में क्या लिखोगे? गवर्नमेंट। इसको मैं थोड़ा सा इंक फिर डाल लेता हूं इसमें। गवर्नमेंट शुड, ये शुड के जो सेंटेंस आप बनाओगे, गवर्नमेंट शुड क्या करेगी? कोई भी समस्या आ जाए, फीमेल पिटिसाइड आ जाए और कुछ करप्शन आ जाए, पॉल्यूशन आ जाए, तो गवर्नमेंट शुड, सरकार को प्रभावी कानून बनाना चाहिए और उसकी पालना करानी चाहिए। सब में लिखना है ना? तो गवर्नमेंट शुड अमेंड इफेक्टिव लॉज एंड मॉनिटर वेल। ठीक है, 1 2 3 आगे जितने भी लिखूंगा वो लाइन आपको परमानेंट लिखनी है। फिर वी शुड, पीपल शुड या सोसाइटी शुड, ठीक है, वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट ये ड्रग अब्यूज। जो भी आपका नाम होगा वहां, वो नाम जो भी टॉपिक होगा वहां ये आप चीज आप ये लिख दोगे, यानी यही आपको बदलना है। यहां बाकी ये परमानेंट लाइन चलती जाएगी।
अब इसके अलावा क्या होगा कि पेरेंट्स, ये समस्या कहां से शुरू होती है, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो पेरेंट्स शुड, आपके दिमाग में अगर और बात आ रही तो आप लिखो, पेरेंट्स शुड मेंटेन गुड रिलेशंस in the families और भी बातें आप लिख सकते हो कि जो जिससे सुधार हो सकते हैं। खेल स्कूल्स में जो अच्छे खेल के जो मटेरियल्स प्रदान किए जाए ताकि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। इसके डिवेस्टेटिंग जो रिजल्ट है उसके क्या बोलते हैं ड्रग एब्यूज के, उनको बताना चाहिए। हमारे सिलेबस में इसको जोड़ना चाहिए इस टॉपिक को, ताकि तो आप इस एक लाइन और लिख सकते हो कि देयर शुड बी ए चैप्टर इन आवर सिलेबस आल्सो, देयर शुड बी ए चैप्टर इन द स्कूल ऑल्सो कर दो। ये हो गया। अब देखिए ये यहां तक की लाइन आपको हर स्पीच में लिखनी है, हर आर्टिकल में लिखनी है, हर उसमें लिखनी है। और जो पहले वाली 5 लाइन बताई, देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन ये, 5 लाइन ये, 11 लाइन तो परमानेंट है जो आपको लिख सकते हो। यानी आपको स्पीच लिख रहा है तो 11 लाइन का मतलब 100 शब्द तो आप घर से लेके जाओगे, अगला 200 लिखा है तो लिख दो उसके बीच में। यानी ये परमानेंट है और ऊपर जो एड्रेस करते हैं ऑल द स्टूडेंट्स एंड ये गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सो एंड सो, वो परमानेंट है। उसके बाद में बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो रीजन क्या है इसके, और इसके सॉल्यूशन क्या है, और इसकी प्रकृति क्या है। देखो एक चीज थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं मैं कि आपको ये करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पहले वाली 5 लाइन परमानेंट है एड्रेस की आप सब, और दूसरी जो सॉल्यूशन है ये परमानेंट है। यहां पर आपको क्या करना है, इस इन लाइन के अंदर आपको क्या करना है कि वो मैटर है क्या, कोई भी टॉपिक हो, क्या है वो, उसके रीजन क्या है, और उसके वो क्या बोलते हैं रिजल्ट क्या है। ये 3 चीज आपको उस टॉपिक से रिलेटेड लिखनी है। अगर आप यहां अगर गलत भी लिखोगे तो भी ये नंबर और ये नंबर आपको जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्पीच राइटिंग अच्छी समझ में आई होगी। एक आगे इजी टॉपिक और लेंगे जो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा। धन्यवाद।